Today we are studying kinematics. So can you tell me what is the meaning of kinematic? Motion. This kind part represents something in motion. Yes. This kind part represents kinetic, and this MATIC parts represents mathematics. Okay, so the thing is that we are studying motion in mathematical form. Okay, our main objective is to move towards the motion into the mathematical form. So that forms the basis of kinematics. So this chapter belongs to deriving equation and solving them. तो ये दिख रहा है, ये क्या है? ये फिगर में ये समुद्र है, ठीक है? यस सर। समुद्र नहीं है, ये नाइगेरा फॉल है। नाइगेरा फॉल वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट फॉल है, और इसमें ये जो आदमी है ये कूद गया है अपना पूरा बक्सा सामान लेकर के। तो ये एक तरह का मोशन हुआ इसका, और इसके बाद भी ये बच गया। तो इसको स्टडी करना होगा कि ये बचा कैसे, इसका क्या मोशन था, क्या नहीं था। तो उस चीज़ को कहते हैं काइनेमेटिक्स के स्टडी को। तो वही बात है, मोशन काइनेमेटिक्स हो गया। अब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वेक्टर्स में तो इस वेक्टर का पोजीशन क्या हो गया, इस वेक्टर का पोजीशन क्या हो गया? मान लीजिए कि ये 2 है, 3 है और 4 है, एक्स वाई जेड। तो इस वेक्टर का फॉर्मूला बनेगा 2ik प्लस 3jk प्लस 4k। सिंपल। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल कितना है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ वेक्टर है बन रहा है, इसका लेंथ कितना है, तो उसको निकालना पड़ेगा इससे, मॉड आर से। तो मॉड आर हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16 मीन्स रूट अंडर 29। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में डिफरेंस है। पोजीशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर के फॉर्म में जब दिया हुआ रहेगा 2ik प्लस 3jk। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? यस सर। अभी भी? यस सर। नहीं, ठीक आ रहा है वॉइस तो। ठीक आ रहा है? हाँ ठीक है। हेलो माइनक्राफ्ट, योर इंटरनेट इज प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। तो ये थोड़ा डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पेज देखा जाए। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है और वो ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये जो वेक्टर दिख रहा है डॉटेड लाइन में, ये इस डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। सर हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? कितना से ये डिस्प्लेस कर गया, ये अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कितना मीटर से डिस्प्लेस कर गया, बस वह उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब स्पीड में होता है कि टोटल लेंथ, मतलब कि ये जो ग्रीन लेंथ में ऐसे ऐसे घूम करके गया है, इस पूरा का लेंथ कितना है। तो सपोज दिस इज आर वेक्टर, दिस इज r1 वेक्टर एंड दिस इज r2 वेक्टर। तो वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा डेल्टा टी। लेकिन स्पीड क्या होगा, स्पीड मतलब कि एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रह गया। तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है, ये यहाँ से डिस्प्लेस कर गया। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये ऐसे घूम के गया है या ऐसे गया है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सिंपल बात है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो पता चल गया। यहाँ बुक में भी यही लिखा हुआ है। एक्चुअली मेरा माउस खराब हो गया है तो जूम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सर आप एक बार वो वापस दिखा सकते हो क्या, पेंट का, पेंट जो आपने अभी, ये पेंट, हाँ
सर ये R2 माइनस R1 वेक्टर बाई क्या है सर? 80 है क्या? डेल्टा टी है। डेल्टा टी, डेल्टा मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस। डेल्टा डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, ओके सर। डिफरेंस ऑफ T2 माइनस T1। कुछ टाइम भी तो लगा है यहाँ से यहाँ जाने में, R1 से R2 जाने में कुछ टाइम भी तो लगता है, तो वो डिफरेंस को डेल्टा टी से डिफाइन किया जाता है। एवरेज स्पीड भी वही दिया हुआ है, सिनारियो वही है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या बात है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, जस्ट फर्स्ट लाइन पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है You drive a beat-up pickup truck along a straight road for 8.4 km at 70 km per hour, at which point the truck runs out of gasoline and stops. Over the next 30 minutes, you walk another 2.0 km further along the road to a gasoline station. So, what is your overall displacement from the beginning of your drive to your arrival at the station? तो समझे? हेलो? यस सर। सर वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं ना कौन? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हाँ, क्वेश्चन में ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ही पूछा गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना, स्ट्रेट रोड है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना अलोंग ए स्ट्रेट रोड, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। ये अभी वन डायमेंशनल मोशन है और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 8.4 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, तो 2.0 किलोमीटर और चलेगा तो टोटल हो जाएगा 10.4 किलोमीटर। और टाइम हो जाएगा कितना, टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहले का टाइम कितना है, 8.4 डिवाइडेड बाई 70 कितना होता है, 8.4 डिवाइडेड बाई 70 1.12। यस सर। और यहाँ 30 मिनट्स लिखा हुआ है, तो 30 मिनट्स होता है 0.5। 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हो गया, मतलब 0.5। तो वही है 0.5 प्लस 0.12 इज इक्वल टू यहाँ पर 0.62 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकल गया 17 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ वही चीज़ दिया हुआ। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये तब पता चलेगा जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा। अभी तो क्लास शुरू ही हुआ है, तो ये नहीं पता होगा कि dx/dt होता क्या है। तो मैं इसको न्यूमेरिकल से ही बताऊंगा dx/dt क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x इक्वल टू 7.8 प्लस 9.2 माइनस 2.1 t⁻³
तो ये x है, तो इसका जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन अच्छा, इसका यूनिट क्या है? मीटर होगा x का। यस सर। x का यूनिट मीटर है, तो पहला डिफरेंशिएशन dx बाई dt होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। सर मीटर होगा या किलोमीटर? मैंने SI यूनिट में लिए है, बुक में क्या दिया हुआ? बुक में सारा सब वो मतलब डिस्टेंस का किलोमीटर में दिया था। नहीं, मीटर्स में ही दिया हुआ। हेलो, यहाँ लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकुलर मूविंग ऑन गिवन बाय दिस विथ x इन मीटर्स। ओके ओके। हाँ, तो ये याद रखना है बस। फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, केवल फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। x d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n होता है nx रेज टू पावर n माइनस 1। बस इसको याद रखना है, फिजिक्स में बस इतना ही से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर 9.2 होगा, और यहाँ पर 2t है। सो माइनक्राफ्ट, हेलो सर। सो व्हाट इज द पावर ऑफ t हियर? सर 1। So see here, it is written here x raised to power n, so n is 1. Okay, yes sir। so I am doing first time differentiation, so what will be the answer? N x raised to power n minus 1 means 1 x raised to power 1 minus 1 is equal to 1, x raised to power 0 is equal to 1. Answer will be 1. yes sir। Then plus 2.1 multiply here tq differentiation will be 3t square, so this will be our minus 9.2 plus 6.3 t square. So this is our velocity. It is not a vector quantity, but still you say velocity. It is not a vector quantity, but you still say velocity. And we are again calculating d square x divided by dt square. So 9.2 का फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 12.6 इंटू टी। तो सेकेंड टाइम का डिफरेंशिएशन को एक्सीलरेशन कहते हैं। बस इसमें यही पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इस एक्सीलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहीं पर डायमेंशनल एनालिसिस भी कर लिया जाए, क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ता है। यहीं पर डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया जाए तो पता चलेगा कि इसका डायमेंशन है m रेज टू पावर 0 l t रेज टू पावर -2। तो ये इसका डायमेंशन है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, और एक पार्टिकुलर टाइम 3.5 सेकंड के लिए वेलोसिटी फाइंड किया गया है, तो वेलोसिटी निकल गया है।
अच्छा, एक्सीलरेशन तो मैंने पहले ही निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ग्राफ देख लिया जाए। ग्राफ तो जो भी ग्राफ निकलता है वो रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला जाता है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। कोई भी ग्राफ जब निकाला जाता है तो वो रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला जाता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ऐसा ही होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनालिसिस किया जाता है। तो ये एक्सिस हो गया टाइम और ये एक्सिस हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -9.2 + 6.3 t²। तो जब t का वैल्यू 0 रहेगा तब वेलोसिटी क्या आएगा? -9.2। ये पॉइंट आएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव पार्ट यहाँ पे नहीं कंसीडर करना है, इसलिए क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। माइनस टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम में फिर दोबारा नहीं लौटा जा सकता है जो टाइम बीत गया। तो ये यहाँ से विथ वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ बन गया। माइनक्राफ्ट, हेलो हेलो। Yes, sir. If this is the graph of velocity and time, so if I find the area of this region, तो वो क्या निकलेगा? Sir, can you repeat the question again? Your voice is breaking. मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, हेलो, इंटरनेट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट? Sir, what? Internet is working properly or not? Yes, sir, it is working. It is full speed only. I don't know why is it breaking. You can hear my voice, sir? Yes, I am hearing. So ये जो एरिया होता है वेलोसिटी और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा इंटीग्रेट करने पे, समझे? तो ये बस पता होना चाहिए कि इसके बीच का जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का बात किया गया है तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर यहाँ स्पीड का बात किया रहता है, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपको डिस्टेंस दे देता है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी का बात है, इसलिए वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 12.6 t। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन लिनियरली बढ़ रहा है। तो ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है और ये जो एंगल है ये tan इनवर्स 12.6 है। बस इसमें यही पता होना चाहिए और कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। और ये जो रीजन बन रहा है इस एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का, ये जो रीजन बन रहा है इसका एरिया निकालने पर
इसका एरिया आपको दे देगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देगा वो। ये एरिया आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। तो ये काइनेमेटिक्स का कुछ बेसिक है, यानी कि अभी तो बुक में शुरू ही हुआ है एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या है, तो ये सब पार्ट अब स्किप कर दिया है। तो ये है रोलर कोस्टर सर राइड। एक बार कुछ आप वो ग्राफ समझा सकते हो क्या? कौन सा ग्राफ? सर जो भी आपने ड्रॉ किया ना एक्सेलरेशन का, वो सर पेंट में था ना? हाँ, ये पेंट ही है, मतलब अब फोटो बन गया। तो ये पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू इतना से इतना। पहला जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो यस सर, ये समझ गया। इसके बाद का ये समझ गए। उसके बाद एक्सेलरेशन ये हो गया, और उसके बाद मैंने यहाँ डायमेंशन भी बता दिया कि इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो डायमेंशन एनालिसिस एल टी रेज टू पावर -2 हो जाएगा। अब तो ये इक्वेशन बन रहा था, एक वेलोसिटी का इक्वेशन बन रहा था और एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन रहा था। तो मैंने सिंपली इसको प्लॉट कर दिया। तो -9.2 + 6.3 टी स्क्वायर। तो जब टाइम जीरो होगा, मतलब इस पोजीशन पे तो वेलोसिटी क्या निकलेगा, यहाँ पर जीरो पुट करने पे -9.2 निकलेगा। तो मैंने ये पॉइंट -9.2 यहाँ ले लिया अपने से। उसके बाद सर हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट एग्जाम में तो रफ ही ग्राफ ड्रॉ करना है ना। एग्जाम में लेबोरेटरी में परफेक्ट ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, और एग्जाम में परफेक्ट नहीं ड्रॉ करना है। ओके सर। तो उसके बाद -9.2 + 6.3 टी स्क्वायर बन रहा है। तो टी स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाई एक्सिस। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल, तो एक पार्ट ये वाला होगा ही, ये जो पार्ट होगा ये सिमेट्रिकल होगा ही। और निगेटिव पार्ट इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है। टाइम एक बार जो बढ़ गया सो बढ़ गया, वो फिर से लौट नहीं सकते हैं वापस पुराना टाइम में। तो इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में विथ ओनली पॉजिटिव देखना है। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से बनेगा। और अगर वेलोसिटी का ग्राफ मिल गया और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो एरिया बनेगा, ये एरिया, ये जो कलरफुल दिख रहा है, ये पूरा एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का बात हो रहा है ना। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो मैं दिखाई देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा। सो d = इंटीग्रेशन v dt, d = इंटीग्रेशन v dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -9.2 + 6.3 टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -9.2 टी + 2.1 टी स्क्वायर + c। तो क्वेश्चन में भी तो यही दिया हुआ था ना, x = इतना -9.2 टी। क्वेश्चन में भी तो यही दिया हुआ था। तो इंटीग्रेट करने पर भी वापस वही चीज़ आ जाता है।
बस कांस्टेंट नहीं पता है, तो कांस्टेंट तो अब कंडीशन से निकालना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कुछ पता चलेगा अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, बस यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब उसका सेकेंड डिफरेंशिएशन आ रहा था 12.60, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये जो एंगल होगा ये tan इनवर्स 12.6 होगी। सर tan इनवर्स क्यों होगा? tan इनवर्स इसलिए होगा क्योंकि इसका जो स्लोप होता है ना, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 12.6t है, समझिए ये लिखा हुआ है, ये y इज इक्वल टू 12.6x, तो इसका dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx 12.6 होगा। सर यस सर, इसका dy बाई dx 12.6 होगा, तो इसका मतलब अब dy बाई dx जो होता है वो एक्चुअली tan थीटा होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12। तो इस ग्राफ में हमने डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं ना, ये जो ग्राफ है ना राइट हैंड साइड, हाँ राइट साइड, राइट हैंड साइड एक्सीलरेशन हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ था। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। निगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल जब स्टार्ट करते हैं तो उसको चलाते रहते हैं, और एक्सीलरेशन का जब आगे की तरफ घुमाते हैं तब क्या होता है? गाड़ी तेज हो जाता है। जब एक्सीलरेशन पीछे की तरफ करते हैं तो गाड़ी खुद ही धीरे होने लगते हैं। तो एक्सीलरेशन को घटाने का मतलब हो गया निगेटिव करना एक्सीलरेशन को। ओके सर। और होता भी है, एक्सीलरेशन निगेटिव भी होता है, ये अभी पता चलेगा। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जैसे एग्जांपल आएगा तो वहाँ यही पता चलेगा कि एक्सीलरेशन निगेटिव होता है। तो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हो गया। और ये रोलर कोस्टर के बारे में दिखाया गया है कि होता क्या है रोलर कोस्टर में। जब आदमी रोलर कोस्टर में सिंपल बैठा रहता है तो सब कुछ सिंपल रहता है। जब वो ऊपर जाने लगता है तो क्या होता है? जब वो ऊपर जाता है तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाता है ना रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर ऐसा होता है। रोलर कोस्टर कुछ इस तरह का होता है। मेला में आपने देखा होगा रोलर कोस्टर, लगता है। तो ये घूम फिर के फिर बाद में ओरिजिनल पोजीशन पे आता है जहां से स्टार्टिंग किए गए हैं। लेकिन जब शुरुआत का पोजीशन रहता है, जब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पर गया तो बहुत गाड़ी धीरे धीरे चलता है। रोलर कोस्टर का जो सब पैसेंजर बैठा हुआ रहता है वो बहुत धीरे धीरे जाते हैं, और जैसे ही उसके बाद एक्सीलरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें मशीन इस तरह से लगाया हुआ रहता है कि एक्सीलरेशन उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वो धीरे धीरे गिरता तब तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन उसका एक्सीलरेशन ही इतना हाई कर दिया जाता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। तो रोलर कोस्टर का एक एग्जांपल है, और देख ही लिया जाए
रोलर कोस्टर होता क्या है, कि आप अपने से देख लीजिए, उसका जरूरत नहीं है। ओके सर। ये है रोलर कोस्टर का इमेज जो मैंने ड्रॉ किया था। ओके सर। ओके, तो वो आप अपने से देख लीजिएगा, मैं इमेज दिखा सकता हूँ। यहाँ वीडियो चलेगा नहीं क्योंकि नेट का स्पीड उतना हाई नहीं है, वीडियो नहीं चल पाएगा। तो यस सर, वो अटक के तो ये बेसिकली रोलर कोस्टर का एक डिजाइन है। या ये भी एक डिजाइन है, कोई भी आप देख सकते हैं। तो इस इमेज में बहुत सारा रोलर कोस्टर दिख रहा है और ये एक गाड़ी रहता है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट करता है, पर ये एक्सेलरेशन बढ़ा देता है। तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ जाता है तो स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर बढ़ जाएगा तो स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगा। तो रोलर कोस्टर में कुछ यही काम होते रहते हैं। तो इस कारण ही ये इस तरह का बनता है। और ये आप नोट कर लीजिए। तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हेलो, यस सर। स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर इसका डेरिवेशन बता दो। किसका? g इज इक्वल टू 9.8। वो डेरिवेशन नहीं होता है उसका, वो स्पेशल फॉर्मूला ही है, मतलब कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट, उसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब अपना कुछ समझ में आ गया है। तो अब फाइनली निकला जाए इस पर, क्या बोलता हूँ, डीसी पांडे बुक पे, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। तो कुछ तो समझ में आ ही गया आपको। और बुक में कुछ दिया हुआ, ये वाला चीज क्लियर है ना। अगर आर वेक्टर, एक आर वेक्टर दिया हुआ है 3D प्लेन में, एक आर वेक्टर है और ये एक आर बी वेक्टर है, तो इस दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स आर बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये आपको क्लियर है। ये डायग्राम भी मैंने बता दिया है कि ये क्या है, ये भी आपको क्लियर है। और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस भी पता चल गया है कि क्या होता है, और एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पता चल गया है। तो इसमें अब न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने के लिए रहा।
Hello, just study this question and we will solve this. Hello. Hello. Yes, sir. ये पता है ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर. हेलो, जल्दी बोलिए. ये किसका है सर? ये एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला पहले से पता है ना कि नहीं पता है? हाँ सर, कहीं पढ़ा था. हाँ, ये तो 9th क्लास में ही होता है, ये तो पहले से ही पता होगा. तो इसमें क्या करना है कि ए बॉल इज थ्रोन. रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस. Okay, sir. A ball is thrown upwards from the ground with the initial speed of u. The ball is at a height of 80 meters at 2 times. The time interval being 6 seconds. Find u. Take g is equal to 10 meter by second square. सो क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u. ये स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं. ये यहाँ जो भी बात हो रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात हो रहा है. यानी ये स्ट्रेट लाइन में गया और स्ट्रेट लाइन में लौटा. ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ द इनिशियल स्पीड ऑफ u. इनिशियल वेलोसिटी u था. द बॉल इज एट हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड. तो 6 सेकेंड पे जिस डिस्टेंस पर था, ये 6 सेकेंड पर जिस डिस्टेंस पे था उसका उस टाइम के 2 टाइम्स ये 80 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे. तो यहाँ ये वाला जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा पता हो, समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है. टाइम तक तो सब कुछ क्लियर है. टाइम किस तरह से निकालना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, वहाँ से टाइम निकल जाएगी. लेकिन ये जो एक लाइन दिया हुआ है कि ये T1 मीन्स u प्लस दिस टाइम u प्लस. इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया गया. हाँ, सॉल्व तो क्वाड्रेटिक से ही होगा, लेकिन ये लाइन समझ में आ रहा है? नहीं सर. द बॉल इज एट हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स द इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन आएगा. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 सॉल्यूशन आएगा ना, 2 रूट आएगा ना. सर पर वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसने वो इनिशियल नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर कुछ और ही चीज हो रहा है. वो इनिशियल 0 वाला यहाँ पर बात नहीं हो रहा है. यहाँ पर टाइम सर तो आपको समझ में आ रहा है, आप समझा सकते हो.
मैं तो समझ ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये वाला लाइन आप समझ रहे हैं, u प्लस ये डिवाइडेड बाय 10। हाँ सर, ये समझ में आ गया, पर इसको माइनस क्यों किया है दोनों को? द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स ये जो 80 मीटर का हाइट है यहाँ पर ये 2 बार पहुंचे हैं, ठीक है, ये वाला लाइन। और द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड, ये मुझको भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स, एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स, द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड। तो 80 मीटर पे ये, हाँ तो क्लियर तो हो गया ना। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का। आप ये वैल्यू नोट कर लीजिए तो u -10 और 80। Yes. ये 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सिस है, और सपोज ये y एक्सिस है, इसमें कोई x एक्सिस नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। बॉल यहाँ था इनिशियल पोजीशन पे, और ये बॉल पहुंचा 80 मीटर के हाइट पे। तो ये नीचे से ऊपर पहुंचा होगा, और ये फॉर्मूला आपको पता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ a कितना दिया हुआ है, -10 या 10 दिया हुआ है? सर -10 a यहाँ पर -10 दिया हुआ है, a यहाँ पर -10 क्यों लेना है बता दे रहा हूं मैं। u नहीं पता है, और टाइम भी नहीं पता है, बस ये पता है कि S इज इक्वल टू 80 मीटर है। और तो यहाँ पर ये हो जाएगा 80 मीटर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। a -10 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है और फिर ये नीचे आ रहा है, लेकिन अर्थ का जो होता है ना ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी जो होता है वो हर चीज को नीचे ही खींचता है, तो इसमें कांस्टेंट तो मतलब वही है ना, एक डायरेक्शन में जाके वापस आ रहे तो माइनस ही होगा ना। नहीं, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। एक्सीलरेशन हमेशा निगेटिव होता है, बस ये पता होना चाहिए। वो तो अभी सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा। एक्सीलरेशन हमेशा निगेटिव होता है, ये बस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। ये -10 मैंने अंदर ले लिया है, ये माइनस मैंने अंदर लिखा है। तो 80 इज इक्वल टू ut कितना हो जाएगा, -5t स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन में ut को क्या लिया है,
यूटी को कुछ नहीं लिया है, यूटी को वही रहने दिया और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा भी यही बन रहा है और इसका भी यही बन रहा है, यूटी माइनस 5t², और इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया जाए। रुक जाइए, ये क्वेश्चन होने दीजिए, उसके बाद 5t² माइनस यूटी। यहाँ पर b क्या है? u है। b प्लस माइनस रूट अंडर, नहीं मतलब कि b नहीं है, ये u ही है, u प्लस माइनस u² माइनस 4ac, तो 4 5 जा 20 और 8 1600 हो जाएगा ये। डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। इसका ये 2 रूट निकलेगा, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का ये निकलेगा। यहाँ तक डाउट है कुछ? हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? ये सर अल्फा बीटा, अच्छा ओके सर, 20 सर। तो ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि 80 मीटर पे ये आता है तो कितना टाइम लगता है। 80 मीटर पे जब ये बॉल आता है तो कितना टाइम लगता है। अब सर ये मतलब बॉल जब ऊपर फेंकते हैं ना तो 80 मीटर का ही होगा ये, फिर ऊपर से नीचे का नेक्स्ट इक्वेशन नहीं, नीचे वाला नहीं देखना है, नीचे आके लौटता है उसको नहीं देखना है। ये गया ना 80 मीटर गया, ठीक है, और ये फिर नीचे आ रहा है, ये फिर दोबारा 80 मीटर जा रहा है। अच्छा, ये बॉल 2 टाइम 80 मीटर जा रहा है, 2 टाइम्स। ओके सर, जब बॉल को पटकते हैं तो ऊपर नीचे फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 2 टाइम आ जाएगा, एक u प्लस माइनस u²। पहला टाइम क्या होगा? पहला टाइम होगा ये, अच्छा नहीं, दूसरा ही टाइम देखिए, दूसरा टाइम होगा u प्लस रूट अंडर u² माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 10, ये t1 हो जाएगा पहला टाइम। यस सर। पहला टाइम जब ये 80 मीटर पे गया था, ये पता चल गया। यस सर, यस सर। अब दूसरा टाइम, ये t2 हो गया, ये पहला टाइम हो गया, ये दूसरा टाइम हो गया, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इसका डिफरेंस 6 सेकेंड होगा, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया। हाँ ओके सर। क्वेश्चन में यही चीज लिखा हुआ है और वही चीज यहाँ पर सॉल्व किया गया। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब तो यही ना क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सर ये बुक्स का भी यही प्रॉब्लम है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाते। हाँ तो ये दिखाएगा, इतना ये यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। ये जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो u से u कट जाएगा, u माइनस u कट जाएगा ना। हेलो। हाँ सर। और ये रूट अंडर, ये रूट अंडर ऐड हो जाएगा, तो ये 2 रूट अंडर u² माइनस 1600 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई 10 भी रहेगा, तो 2 से 10 कट जाएगा तो 5 बचेगा। राइट हैंड साइड में तो 6 ही रहेगा। ये दिखा सकते हो ये स्टेप्स? हाँ ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। खुद से। ओके सर। ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ये 6 कैसे आ रहा है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये 1 डायमेंशनल मोशन था और यहाँ से यहाँ बॉल फेंका है, यहाँ से यहाँ बॉल फेंका है, तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ लौटा है और फिर ये यहाँ से यहाँ गया है। तो इस 3 बार, ये 3 बारों का मोशन किया है ना। ये बॉल ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ये एक्चुअली 3 टाइम डिस्प्लेसमेंट भी किए हैं। तो इसको 6 सेकेंड बस इतना ही काम करने में लगा। और 80 मीटर का इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन जो है मेरे पास 80 मीटर का है, तो उसको सॉल्व करने पे 2 टाइम आ रहा है। तो जब 2 टाइम आ ही रहा है तो उसका डिफरेंस निकालने पर 6 सेकेंड आएगा। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है, इसमें u/10 नीचे लिख देना है। u/10 माइनस u/10 कट जाएगा और +2 u² माइनस 1600 बाई 10 रह जाएगा = 6। तो ये कट ही जाएगा और 2/10 था ना, ये 2/10 था, तो ये कितना हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर आप अब सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा u² 2500 आएगा और u ± 50 आएगा। ओके सर, समझे? यानी ये इनिशियल यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया था, फिर ये लौटा और फिर ये 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर गया। यस। तो ये सब है इसमें। यहाँ पर भी आंसर वही है, u ± 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ माइनस पार्ट क्यों नहीं लेट किया गया है सर? क्योंकि वो नेगेटिव में हो सकता है ना। हो सकता है ना, यहाँ से जो बॉल था उसको अगर नीचे की तरफ फेंक देते तो वो निगेटिव वेलोसिटी हो जाता ना। ये वेक्टर में मैंने बताया था ना। यस सर। लेकिन सर तो पॉजिटिव क्यों है फिर? क्योंकि बॉल ऊपर फेंका गया है ना, क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा गया है, अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। सर अगर बॉल एक ही बार ऊपर से नीचे फेंकता तो पॉजिटिव, आई मीन नेगेटिव होता। बॉल एक ही बार ऊपर से नीचे फेंकता, हाँ ऊपर से नीचे, हाँ तब निगेटिव होता। ऊपर से अगर नीचे आता तब निगेटिव होता। तो ये डीसी पांडे में बहुत पहले ही ये क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन बाद में जाके इसका इक्वेशन सब कुछ बताया किस तरह से करना है। ये फॉर्मूला देखिए अब डिराइव कर रहा है, जबकि ये इसको यूज हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये थोड़ा सा पढ़िएगा तो। सर कौन सा? 3.8। Velocity and acceleration of a particle at time t is equal to 0 are u vector equal to 2 I cap plus 3 j cap meter per second and
ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर नहीं, एक्सीलरेशन वेक्टर। अच्छा, एक्सीलरेशन वेक्टर है, ठीक है। आगे बोलिए। सर ए वेक्टर है, लेकिन उसको एक्सीलरेशन वेक्टर बोलना है, नहीं तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। Respectively, find the velocity and displacement of a particle at t is equal to 2 seconds. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला। नहीं पता है तो बोलिए, मैं जल्दी डिराइव करूंगा। सर आप करके सपोज x मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक, x मीटर ही केवल दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसका वेलोसिटी हो जाएगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dx by dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। ठीक है सर डी मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना? नहीं, ये जो छोटा डी है ना, तो सर ये डिफरेंशिएशन दिखाता है। ओके, ये कैलकुलस से आएगा, ये अभी आप पढ़े ही नहीं है तो कैसे होगा। सो dx by dt मान लीजिए कि क्या मान लीजिए, v मान लेते हैं, ये u मान लीजिए, हाँ v ही मानिए। तो x क्या हो जाएगा, क्या है भाई फॉर्मूला? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो डी एस बाई डी टी हो जाएगा u प्लस ए टी। अच्छा, ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सीलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी होता है। ये अब फॉर्मूला ही है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फॉर्मूला है, और वेलोसिटी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आता है u प्लस ए टी। तो अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए RHS और LHS को, dx by dt को इंटीग्रेशन u प्लस ए टी, और ये जो dt दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, इसको राइट हैंड साइड ले लेना है। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू u dt प्लस 80। सर हम वही सम कर रहे हैं कि आप समझा रहे हो कि कैसा आता है? मैं बस अब फॉर्मूला ही बता रहा हूँ कि फाइनल फॉर्मूला क्या होता है। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो इसी को लिखा जाता है x के जगह s इज इक्वल टू यू टी, एक इंटीग्रेशन साइन यहाँ भी होगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बार बार आ रहा है वो यहाँ से आता है, और ये जो फॉर्मूला है ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
ये लॉजिक से आता है, इसका कोई डेराइवेशन नहीं है, और इसको डेराइवेशन करना भी बेवकूफ़ी होगा। ये पहला वाला जो फॉर्मूला है उसका कोई डेराइवेशन नहीं है, लेकिन दूसरा जो फॉर्मूला है इसका डेराइवेशन है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है? क्या चीज? एस का मीनिंग? S का मीनिंग x ही होता है, डिस्प्लेसमेंट। S का मीनिंग x ही होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है। x और s सेम है। ओके सर, x के बाद में y नहीं हो सकता या z नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, जब y डायरेक्शन में मोशन होगा तो क्यों नहीं होगा। अभी वन डायमेंशन ना हो रहा है। यस सर, ओके सर। s के जगह x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। और अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ा जाए तो r थीटा फाई भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ा जाए तो भी z फाई और r हो सकता है। तो छह पॉसिबिलिटी है, 6 चीज हो सकता है s के जगह। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a वेक्टर t, और s वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो v वेक्टर की जगह ये u दिया हुआ था, तो ये u यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, और a के जगह ये वाला a सब्स्टिट्यूट करके, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो उससे भी निकल जाएगा। फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो u के जगह u, t मेरा 2 और हाफ a t स्क्वायर। तो a दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप, और t के जगह 2 स्क्वायर। तो s भी वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 12i कैप प्लस 10j कैप आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? हेलो, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब पता नहीं सर, शायद 2 बार गया पार्ट। S इज इक्वल टू 12i कैप प्लस 10j कैप मीटर का मतलब हुआ सिंपल कि ये x और y प्लेन है, ये 3D प्लेन नहीं है, ये 2D प्लेन है। ओके सर। और यहाँ पर मेरा पॉइंट है जो सपोज r वेक्टर है, यहाँ नहीं, यहाँ बनेगा एक्चुअली। यहाँ पर मेरा पॉइंट है जो r वेक्टर है, और ओरिजिन से मेरा ये वेक्टर यहाँ से यहाँ आ रहा है, और ये यही चीज़ है 12i कैप प्लस 10j कैप। तो इसका ये मतलब बनता है, इसलिए तो ये इसका नहीं मतलब सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, जा कैसे रहा है वो तो पता ही नहीं चला। ये बस वेक्टर पता चल रहा है कि ये इस पोजीशन पे है। अच्छा, ओके सर। जा कैसे रहा है वो तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसके लिए सर आप हाँ बोलिए। सर आप केमिस्ट्री पे पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा ही बहुत लोड हो गया है। एक बोल रहा है मुझको 12th क्लास पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे आ रहा है नहीं आ रहा। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा ठीक है सर। सर ऐसे पूछ रहा था क्योंकि अभी तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ ना, तो इसने एक और फॉर्मूला होता है
बस इसमें ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, बस ये लास्ट फॉर्मूला है। ओके सर। ये लास्ट फॉर्मूला है इस के पूरे चैप्टर का। वी स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हेलो, यस सर। ये पहले आपने पढ़ा है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पर ए की जगह जी ले लेना है, मतलब कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आंसर ये कैसे है सर? ए इक्वल टू जी फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया? ए के जगह जी लेने बोल रहा हूँ ना मैं, ए के जगह जी। अच्छा, ओके ओके सर। आया नहीं है, ए इज इक्वल टू जी नहीं है, ए के जगह जी है। तो ओके सर। सर फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्वेश्चन में क्या है? जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर। ये तो पता है ना। सर 9.8 नहीं होगा? 9.8 होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तब सॉल्व करने में 10 लेने से आसानी होता है। ओके, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a जी, नहीं, अब ये वन डायमेंशनल में फॉल कर रहा था ये बॉडी, ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है और इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। एस के जगह भी मैंने एच ले लिया, एस के जगह भी मैंने एच ले लिया और यहाँ पर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो भी क्या होगा, रूट अंडर 2gh प्लस यू स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि कोई अगर हाइट दिया हुआ है, यस सर, कोई अगर हाइट दिया हुआ है और मान लीजिए कि यहाँ एक सैटेलाइट ही है, सपोज दिस इज ए सैटेलाइट, और अभी तक ये कांस्टेंट था और इसका हाइट है 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ये कांस्टेंट था, मतलब कि इसका कोई इनिशियल स्पीड नहीं था, ये गोल गोल घूम रहा था। सैटेलाइट जो है धरती से गोल गोल घूम रहा था और ये अपना बस एक प्लैनेट अर्थ है। ओके सर। ये सैटेलाइट इस पॉइंट पर गोल गोल घूम रहा था, अचानक ये गोल गोल घूमना बंद कर दिया और अपने जगह पे रुक गया। अब रुक गया तो इसका u वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पता करना है कि ये जब अर्थ से टकराएगा तो इसका कितना वेलोसिटी रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली पुट कर देना है फॉर्मूला में, रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू हाइट 36,000 किलोमीटर। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे -10 पुट कीजिए जी के जगह। हेलो, यहाँ जी के जगह अगर आप बोलिएगा -10 पुट करने के लिए तो मैं -10 भी पुट कर दूंगा, लेकिन ये 36,000 जो किलोमीटर है ये भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। हाँ सर। हाँ, तो 36,000 भी तो निगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने में प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए तो कितना होगा कैलकुलेटर से? सर इसका 20 इंटू 3600 ना, तो
सर 72,000। इसका 100√72 का वैल्यू कितना आता है? यहाँ पे पता करना है ना कि ये अर्थ से टकराएगा तो स्पीड कितना रहेगा इसका। हाँ सर 100√72 का 848.5 आ रहा है। 36,000 किलोमीटर है। 36,000 किलोमीटर, तो ये मीटर में भी 10 अब आंसर निकलेगा। तो ये इतना वेलोसिटी से टकराएगा मीटर पर सेकंड में, और इसको जब डिवाइड कर देंगे 1000 से तब ये किलोमीटर में चल जाएगा। अब निकालिए तो आंसर। √72,000 कितना होता है? √848। तो जब ये टकराएगा तो ये 85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टकराएगा। नहीं, 85 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से टकराएगा। 85 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ये टकराएगा। तो बस हाइट पता था यहाँ पर, और कुछ नहीं पता था। हाइट पता था और एक्सीलरेशन पता था, लेकिन उससे बस फाइनल स्पीड निकाल लिए कि कितना के स्पीड से टकराएगा। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है, और v √2gh होगा। और ये भी एक है t √2h/g। ये कितना टाइम लेगा ये भी इससे निकल जाएगा। तो सर g की वैल्यू 9.8 की जगह पे 10 लेंगे तो आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। हाँ, आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। मैं कैलकुलेशन के लिए सब्स्टिट्यूट किया था। कैलकुलेशन यहाँ पे जनरली अगर कहीं किसी जगह पूछते तो मतलब अगर बड़ी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आंसर में डिफरेंस आने के चांसेस है ना। यहाँ पर आंसर का डिफरेंस कितना आएगा? √10 कितना होता है? √10 पाई होता है, ठीक है। √10 का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होता है। तो √10 का वैल्यू कितना आता है वो आप देख लीजिए कितना का डिफरेंस आएगा। ये तो ऐसे ही लार्ज वैल्यू है तो एरर तो आएगा ही। मैं आपको सही आंसर ही बता देता हूँ, सही आंसर कितना आएगा। हाँ, मतलब कहने का पॉइंट वही है कि लार्ज वैल्यू जब होता है डिस्टेंस में ऐसे तो एरर ज़्यादा आती है, तो वो रेंज में वो लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर तो एरर आएगा ही ना। आंसर चेक ही कर लेते हैं ना कितना आंसर आना। कैलकुलेटर चल नहीं रहा है। हेलो, चला √2 मल्टी 10 मल्टीप्लाई h 36,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू इतना 2683.2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई हेलो, ये आंसर याद रखिएगा। ये टकराएगा 26.8328 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से। और बोलिएगा तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर देता हूँ। किलोमीटर पर सेकंड है
कहाँ जाना है, ये रुक गए, नहीं बोला है कहाँ, तो हमको पूछा था हमको पूछा, हम बोलिए खाई लीजिए, उनका जरूरत है या हाँ, तो ये इतना के स्पीड से टकराएगा और इसका पूरा परखच्चा ही उड़ जाएगा। ये 96,000 के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टकराएगा। तो इतना में तो, और माइनक्राफ्ट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस, इसका फोटो ले लो, ये आगे काम आएगा। हेलो, हेलो।